ઓકે, સો ફર્સ્ટ યુનિટ કાલે પૂરું થયું. સેકન્ડ યુનિટ છે હવે અપ્લાઇડ કેમેસ્ટ્રીનું. અને યુનિટનું નામ છે આયનાઇઝેશન એન્ડ પીએચ. યુનિટ નંબર 2. આયનાઇઝેશન એન્ડ પીએચ. નાનો યુનિટ છે. આયનાઇઝેશન એટલે ગુજરાતીમાં કહેવાય ને આયનીકરણ. આયનીકરણ એટલે આયનાઇઝ. હાજી બોલો. ના, કોઈ જગ્યા નહીં છોડવાની. ઓકે, સો આયનાઇઝેશન એન્ડ પીએચ. તો સૌથી પહેલા આપણે શીખીએ આયનાઇઝેશન. આયનીકરણ એટલે શું? કોઈને ખ્યાલ છે? આયનીકરણ આર્હેનિયસ ની થિયરી છે. ઓકે, બરાબર છે. પછી આયનીકરણ, આયનાઇઝેશન એટલે બહુ સાચી વાત કરી કે એને આપણે થોડું ઉલટાવી દઈએ કે આયનિક એટલે આયનિક બોન્ડ ખરો, પણ આયનિક કમ્પાઉન્ડ છે એને આપણે જ્યારે પાણીમાં સોલ્યુશન બનાવીએ એટલે કે જલીય દ્રાવણ કહેવાય, એને એક્વિયસ સોલ્યુશન કે ઇંગ્લિશમાં, બરાબર? તો એ એક્વિયસ સોલ્યુશનમાં એ જે સબસ્ટન્સ છે એનું ડિસોસિએશન થાય. ડિસોસિએશન એટલે વિભાજન થાય. ડિસોસિએશન શેમાં થાય? આયન્સમાં થાય, બરાબર? એક પોઝિટિવ આયન બને અને નેગેટિવ આયન બને. ફોર એક્ઝામ્પલ NaCl છે, તો NaCl એટલે સોડિયમ ક્લોરાઇડ, આપણને ખબર છે, બરાબર? ક્ષાર છે, એક સોલ્ટ છે. તો એ સોલ્ટ નું જ્યારે આપણે એક્વિયસ સોલ્યુશન બનાવીએ, એક્વિયસ સોલ્યુશન એટલે યાદ રાખવાનું કે પાણીમાં બનાવેલું દ્રાવણ. એક્વિયસ સોલ્યુશન બનાવીએ ત્યારે એ NaCl હવે પાણીમાં નથી રહ્યો, પણ હવે એનું ડિસોસિએશન શેમાં થઈ ગયું? આયન્સમાં થઈ ગયું. અને એ કયા કયા આયન્સમાં એનું ડિસોસિએશન થયું? તો કે Na+ અને Cl-. તો આ જે ઘટના છે, આ જે ફિનોમિના છે, એને આયનાઇઝેશન કહેવાય, આયનીકરણ કહેવાય. ठीक है, तो अभी हिंदी में ही रखते हैं हम. तो आयनाइजेशन का मतलब कि जो कोई भी सॉल्ट है या कोई भी सब्सटेंस है उसका हम एक्वियस सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका डिसोसिएशन होगा आयंस में. आयंस मतलब क्या? पॉजिटिवली चार्ज आयन, मतलब वो प्लस चार्ज वाला है वो, और नेगेटिव चार्ज आयन. तो उसमें डिसोसिएशन होता है, इसे हम आयनाइजेशन कहेंगे. इट इज नोन एज आयनाइजेशन. ओके, तो ये एक बीकर है. बीकर में अगर हमने सॉल्ट का सब्सटेंस है, सॉल्ट NaCl, जिसे हम ऐड करते हैं, ये वाटर. तो अभी जो बीकर है उसमें वो NaCl है, वो क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा. तो डिजोल्व होने के बाद यहाँ पर क्या होगा? NaCl नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? Na+Cl- होगा. क्योंकि NaCl कैसा है, उसका कंप्लीटली आयनाइजेशन हो जाता है. इसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, वो बाद में हम देखेंगे. तो इसका मतलब हुआ आयनाइजेशन.
In short, dissociation of ions from the aqueous solution. In the aqueous solution, it is known as ionization. And the substance which forms ions in water are called electrolytes. मतलब NaCl को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे. क्यों इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे? क्योंकि उसमें से वो वाटर का जो एक्वेस सॉल्यूशन है, NaCl के एक्वेस सॉल्यूशन में वो आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा, इसीलिए हम उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे. बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जिसका डिसोसिएशन नहीं होता है, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट. एक है इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट. तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका ही डिसोसिएशन होता है. तो आर्हेनियस का जो थियरी है आयनाइजेशन का, उसमें भी यही है कि ये आयनाइजेशन की थियरी है आर्हेनियस की, कि डिसोसिएशन होता है कैटायंस और एनायंस में. जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है उसे हम बोलेंगे कैटायंस, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन है उन्हें इसे हम बोलेंगे एनायंस. सपोज HCl है, तो सॉल्यूशन में क्या होगा? H प्लस एंड Cl माइनस, क्योंकि HCl है वो भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. इलेक्ट्रोलाइट्स के भी अलग अलग टाइप्स है. मतलब एक ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ઇલેક્ટ્રોલાઇટને ગુજરાતીમાં વિદ્યુત વિભાજ્ય કહેવાય. વિદ્યુત વિભાજ્ય એટલે કે ઇલેક્ટ્રોલિસિસની પદ્ધતિથી એનું વિભાજન થાય, એને વિદ્યુત વિભાજ્ય કહેવાય. અને સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ મતલબ પ્રબળ વિદ્યુત विभाज्य, गुजराती में प्रबल विद्युत विभाज्य कहवाय. बराबर. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि जिसका कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है, मतलब कि कंप्लीटली आयनाइजेशन होता है. फॉर एग्जांपल NaCl, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl, etc. ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है. और सेकंड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है? उसका डिसोसिएशन पार्शियली होता है. पार्शियल डिसोसिएशन होता है. फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या है? CH3COOH. तो उसका डिसोसिएशन क्या होगा उसमें? हाँ वो तो है, लेकिन अब अभी उसका जो डिसोसिएशन हो जाएगा तो उसमें से क्या निकल के बाहर आएगा? कौन कौन से दो आयंस होंगे? नहीं, उसमें से जो डिसोसिएशन होगा वो होगा एक H प्लस आयन और दूसरा होगा CH3COO माइनस आयन. तो ये हो गया CH3COOH. तो ये आयंस अब सॉल्यूशन में होगा, क्योंकि अभी CH3COOH एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका पार्शियल डिसोसिएशन होगा. मतलब सॉल्यूशन में अब क्या क्या होगा? H प्लस आयंस होंगे, CH3COO माइनस होगा, और तीसरा तीसरा होगा CH3COOH. तो जो बचा है जिसका अभी डिसोसिएशन नहीं हुआ है वो भी अंदर होगा, तो इसको हम बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ગુજરાતીમાં નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય કહેવાય. बराबर. उसका अगर एसिड का एग्जांपल तो ये है CH3COOH एसिटिक एसिड. फिर बेस में हम देखेंगे NH4OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो ये सब क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. तो आयनीकरण જે છે એ સમજાઈ ગયું હશે તમને, કે इन शॉर्ट इतना याद रखने का कि डिसोसिएशन ऑफ सब्सटेंस इन aqueous solution in in cation and anion, it is known as ionization.
ત્યાર પછી બીજું છે ડિગ્રી ઓફ આયનાઇઝેશન. ગુજરાતીમાં એને કહીશું ડિગ્રી ઓફ આયનાઇઝેશન એટલે આયનીકરણ અંશ. તો આયનીકરણ અંશ શું છે? તો the fraction of the total number of molecules of an electrolyte. electrolyte ની વાત કરી રહ્યા છે આપણે. the fraction of the total number of molecules मतलब electrolytes के कितने molecules है उसका fraction that ionizes in solution is called the degree of ionization or degree of dissociation. degree of ionization पण इन्हें कहवाय, degree of dissociation भी इसको हम बोल सकते हैं. मतलब कि जो आयनिक सब्सटेंस है वो डिसोसिएशन हुआ है तो कितना डिसोसिएट हुआ है वो नंबर को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. और उसे कैसे हमें पता लगेगा ये? तो उसका फॉर्मूला है degree of ionization is equal to number of molecules ionized divided by total number of molecules dissolved. એટલે ડિગ્રી ઓફ આયનાઇઝેશન આયનીકરણ અંશ એટલે શું થાય કે કેટલા મોલેક્યુલ્સ આયનાઇઝ થયા છે, બરાબર, કેટલા અણુઓનું આયનીકરણ થયું છે, ડિવાઇડેડ બાય કેટલા અણુઓ डिसॉल्व થયા છે. डिसॉल्व થવું अलग वस्तु છે ને આયનીકરણ થવું अलग वस्तु है. डिसॉल्व होना अलग बात है और आयनाइज्ड होना अलग बात है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें आयनाइज्ड मोलेक्यूल है, जितने भी डिसॉल्व मोलेक्यूल्स है उतना ही आयनाइज्ड मोलेक्यूल्स होंगे क्योंकि वो कैसा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अभी हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगा वो. तो NaCl का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 1 आएगा. एक सब्सटेंस है जिसका 0.08 मोल डिसॉल्व हुआ है. उसमें से आयनाइजेशन की कितने मोलेक्यूल्स का हुआ है? तो 0.02 मोल आयनाइज्ड. ओके, तो उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या आएगा? यस राइट, 0. ओके गुड. तो उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगा 0.25. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन घनी बार एग्जाम में पूछाय छे. डिफाइन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो इसका डेफिनेशन देके आपको ये इक्वेशन लिखना है. आयनीकरण अंश એટલે શું? 2 માર્કનો ક્વેશ્ચન પૂછાય તો આવું એક ફોર્મ્યુલા ગુજરાતીમાં એને ફોર્મ્યુલા લખવી હોય તો શું છે? આયનીકરણ અંશ બરાબર આયનોમાં વિયોજિત થયેલા અણુઓની સંખ્યા. એટલે આયનોમાં કેટલા અણુઓ નું વિભાજન થયું છે, વિયોજિત એટલે વિભાજન થવું, બરાબર, અને ડિવાઇડેડ બાય કેટલા અણુઓ ડિસોલ્વ થયા છે એટલે કે કેટલા અણુઓ દ્રાવ્ય થયા છે અથવા તો લીધેલા કુલ અણુઓની સંખ્યા. એટલે જે સબસ્ટન્સ હતો એમાં કુલ કેટલા અણુ હતા એ થઈ ગયું ટોટલ નંબર ઓફ મોલેક્યુલ્સ ડિસોલ્વ, અને એ અણુઓમાંથી કેટલા અણુઓનું આયનીકરણ થયું છે અથવા તો કેટલા અણુઓનું વિભાજન થયું છે એ ઉપર આવી ગયું.
એટલે આયનોમાં વિભાજિત થયેલા અણુઓની સંખ્યા ડિવાઇડેડ બાય લીધેલા કુલ અણુઓની સંખ્યા અથવા તો દ્રાવ્ય થયેલા કુલ અણુઓની સંખ્યા, એને આપણે આયનીકરણ અંશ કહીશું. બરાબર, લખી રાખવાનું તમારા નોટબુકમાં, ગુજરાતીમાં લખી નાખવાનું, ઇંગ્લિશમાં જે ભણતા હોય ઇંગ્લિશ મીડિયમના એને ઇંગ્લિશમાં લખી નાખવાનું. તો આ થઈ ગયું ડિગ્રી ઓફ આયનાઇઝેશન. એટલે આ બે વસ્તુ તમને ક્લિયર હોવી જોઈએ, વોટ ઇઝ આયનાઇઝેશન એન્ડ વોટ ઇઝ ડિગ્રી ઓફ આયનાઇઝેશન. આયનીકરણ એટલે શું અને આયનીકરણ અંશ એટલે શું. ક્લિયર? ઓકે. નેક્સ્ટ ટોપિક જે છે factors affecting on degree of ionization. તો કયા કયા ફેક્ટર અફેક્ટ કરે છે ડિગ્રી ઓફ આયનાઇઝેશન? બરાબર, હું ફેક્ટરના નામ બોલું, તમે જાતે પણ એક્સપ્લેન કરી શકશો. વિચારવાનું કે આમાં શું આપણે આવી શકે. તો પહેલું છે નેચર ઓફ આયનિક કમ્પાઉન્ડ. નેચર ઓફ आयनिक कंपाउंड मतलब गुजराती में ने कहे आयनिक पदार्थनी प्रकृति, स्वभाव कि आयनिक कंपाउंड कैसा है. बराबर. तो कैसे कैसे नेचर हो सकते हैं आयनिक कंपाउंड के, हमने देखा ऊपर कि इलेक्ट्रोलाइट्स के कौन कौन से टाइप्स थे. विद्युत विभाज्य, हाँ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट. અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટમાં બી અલગ અલગ પ્રકાર છે, ઇલેક્ટ્રોલાइट के भी टाइप्स है, वो कौन कौन से थे? ओके. तो उसमें हम क्या लिखेंगे, कैसे अफेक्ट करता है कि नेचर कौन सा है. अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैसा होगा? हाई होगा, बिकॉज वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है. अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैसा होगा? लो होगा. और अगर नन इलेक्ट्रोलाइट है तो अगर नन इलेक्ट्रोलाइट है तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा? जीरो, क्योंकि नन इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन होता ही नहीं है, तो वो क्या होगा? जीरो ही होगा. मतलब आयनिक कंपाउंड हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. If our ionic compound is strong electrolyte, then degree of ionization is high or higher. Or if our ionic compound is weak electrolyte, then degree of ionization is कैसा होगा? हाँ, लो होगा. ओके. और નન ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ગુજરાતીમાં એને કહેવાય વિદ્યુત અવિભાજ્ય. આ બધા શું હતા? વિદ્યુત વિભાજ્ય. પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય, નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય. અને ત્રીજું પ્લીઝ. ओके. और अगर नन इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि विद्युत अविभाज्य હોય તો ત્યાં
આયનીકરણ થતું નથી, એટલે કે આયનીકરણ અંશ એનો શૂન્ય હશે. તો આયનિક કમ્પાઉન્ડ કેવો છે એના ઉપર આધાર રાખે. સેકન્ડ, નેચર ઓફ સોલ્વન્ટ. સોલ્વન્ટ એટલે દ્રાવક, ગુજરાતીમાં એને દ્રાવક કહીએ. તો સોલ્વન્ટનો સ્વભાવ, સોલ્વન્ટની પ્રકૃતિ, કોઈ કમ્પાઉન્ડ છે જે પાણીમાં ઇઝીલી સોલ્યુબલ થઈ જાય, પણ બીજો કોઈ ઓર્ગેનિક સોલ્વન્ટ લઈએ, એસિટોન લઈએ, ઇથેનોલ લઈએ કે કોઈ બીજો સોલ્વન્ટ હોય, એમાં એ इनसॉल्युबल हो सके. एक सॉल्वेंट में अगर कोई सब्सटेंस सॉल्युबल है तो दूसरे में वो इनसॉल्युबल हो सकता है या पार्शियल सॉल्युबल हो सकता है. तो वैसे ही आयनाइजेशन भी एक सॉल्वेंट में ज्यादा होगा, एक में कम होगा या नहीं होगा, ऐसा हो सकता है. तो सॉल्वेंट कैसा है उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है कि आयनाइजेशन कैसा होगा. हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था पोलर मोलेक्युल्स एंड नॉन पोलर मोलेक्युल्स, ધ્રુવીય અણુઓ અને અધ્રુવીય અણુઓ, એ આપણે જોયું. બરાબર. તો જે નોન પોલર જે સોલ્વન્ટ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ બેન્ઝીન છે, કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ છે, આલ્કોહોલ છે, તો એમાં જનરલી આયનાઇઝેશન ઓછું થતું હોય. આયનિક પદાર્થનું, આયનિક સબસ્ટન્સનું આયનાઇઝેશન ઓછું થતું હોય. જ્યારે પોલર સોલ્વન્ટ હોય, પોલર સોલ્વન્ટ, જેમ કે પાણી, પાણી એ પોલર છે. આપણે જોયું ધ્રુવીય અણુઓ જેવા કે H2O, આપણે પહેલા જ લખતા હતા हाइड्रोजन बंध में. तो वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है. तो पोलर सॉल्वेंट में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हाई रहता है एज कंपेयर टू नॉन पोलर सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट का नेचर पर ऐसे वो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इफेक्ट करेगा. थर्ड वन, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन. वो डाइल्यूशन मतलब क्या होगा कि सॉल्वेंट हम बढ़ाते जाएंगे, जो आयनिक कंपाउंड है वो उतना ही रहेगा. फॉर एग्जांपल, जो आयनिक सब्सटेंस है, सपोज ये बीकर्स है और एक बीकर में जो सॉल्वेंट है वो 500 ml है, और एक और बीकर है उसमें वो सॉल्वेंट है वो 2000 ml, मतलब कि 2 लीटर्स. ओके. और दोनों में हम आयनिक कंपाउंड ऐड करते हैं, दोनों में 10 ग्राम ऐड करते हैं. तो डाइल्यूशन किस में ज्यादा हुआ, ये बीकर नंबर ए, बीकर बी. तो बीकर ए में डाइल्यूशन ज्यादा होगा या बी में ज्यादा होगा? बी में ज्यादा होगा. ठीक है. हाँ. अभी आयनाइजेशन किस में ज्यादा होगा, ए में ज्यादा होगा या बी में ज्यादा होगा? नो, બી માં થશે વધારે. કેમ કે જેટલું સોલ્યુશનને આપણે મંદ એટલે કે જેટલું સોલ્વન્ટ વધારતા જઈશું એટલું શું થશે, ડિઝોલ્વ વધારે થતું જશે, અને જેટલું ડિઝોલ્વ વધારે થતું જશે એટલું આયનીકરણ વધતું જશે. તો આયનાઇઝેશન
हाई होगा बी में। जितना हम सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाएंगे उतना आयनाइजेशन ज्यादा होगा। मतलब कि जितना हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे उतना आयनाइजेशन बढ़ेगा। और जितना हम स्ट्रॉन्ग बनाते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग मतलब डाइल्यूशन का ऑपोजिट है, तो बीकर ए में स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होगा, तो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में, स्ट्रॉन्ग मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम होगा। આયનીકરણ અંશ બીકર એ માં ઓછું હશે, જ્યારે બીકર બી માં એ વધારે ડાયલ્યુટ હોવાને કારણે એમાં આયનીકરણ અંશ વધારે હશે। એટલે સોલ્યુશનનું ડાયલ્યુશન કેટલું છે એના ઉપર આધાર રાખે ડિગ્રી ઓફ આયનાઇઝેશન। फोर्थ टेम्परेचर। तापमान। तो टेम्परेचर से क्या अफेक्ट करेगा? તમે ઘરમાં શરબત બનાવતા જોયું હશે, જોયું છે? હા, ચા બનાવતા જોયું છે? હા, તો બંનેમાં એક વસ્તુ કોમન નાખવામાં આવે, સુગર। ઓકે, તો એ સુગર છે એ શેમાં ડિઝોલ્વ ઝડપી થશે, ચા બનાવતી વખતે કે શરબત બનાવતી વખતે? ના, ચા બનાવતી વખતે, કારણ કે શરબત આપણે ઠંડા પાણીમાં બનાવીએ, જ્યારે ચા ને બનાવવા માટે આપણે ગરમ કરીએ। ક્લિયર? હા, શરબત બનાવતી વખતે આપણે શેકિંગ કરવું પડે ખાંડને ઓગાળવા માટે, સુગરને ડિઝોલ્વ કરવા માટે, જ્યારે ચા બનાવતી વખતે આપણે કોઈ શેકિંગ નહીં કરવું પડે, એ આપોઆપ ડિઝોલ્વ થઈ જાય છે। જોયું છે ને આવું? હા, તો ટેમ્પરેચર એ આવું આવા એક્ઝામ્પલ આપણે વિચારીએ એટલે આપોઆપ આપણને ખબર પડી જાય કે ટેમ્પરેચર વધતા એનું ડિઝોલ્વ ઝડપી થાય છે, એટલે કે આયનાઇઝેશન પણ ઝડપી થશે। એટલે એટ હાયર ટેમ્પરેચર ડિગ્રી ઓફ આયનાઇઝેશન ઇઝ હાયર, અને લોઅર ટેમ્परेचर है એ કેવું હશે? ઓછું હશે। એટલે तापमान વધારતા શું થાય છે, टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा कि वो जो मॉलिक्यूल्स है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी मतलब वो इधर उधर घूमते रहते हैं सॉल्यूशन में, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, वो डिसोसिएशन है आयंस का वो ज्यादा होगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बढ़ेगा। बे बीकर है, उन दोनों में आयनिक कंपाउंड है 10 ग्राम, और एक को हम थोड़ा सा हीट कर रहे हैं और एक ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे है। उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और उसका हीट देने के बाद 70 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये बीकर ए एंड बीकर बी, तो कौन से बीकर में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होगा? बी में ज्यादा होगा, बिकॉज वहां पे क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है। हाँ, therefore બીકર બી का ડિગ્રી ઓફ આયનાઇઝેશન જ્યાદા હોગા। તો ટેમ્પરેચરની ઇફેક્ટ કેવી થાય, તાપમાનની અસર કેવી થાય એ પણ આપણે જોઈ ગયા। તો આ ચાર ફેક્ટર્સ છે, એમ તો બીજા ફેક્ટર આવે પણ આપણે આટલા ફેક્ટર્સ ભણીશું કે જે ડિગ્રી ઓફ आयनाइजेशन ने अफेक्ट करे। पहले कौन सा देखा हमने? नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड, वो कैसे अफेक्ट करता है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन nature of ionic compound, whether it is strong electrolyte or weak electrolyte or non electrolyte। अगर strong electrolyte है तो
डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैसा होगा, ज्यादा या कम? ज्यादा होगा। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कम होगा, और अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो है तो जीरो होगा। हाँ, देयर इज नो आयनाइजेशन। ओके, सेकंड फैक्टर है નેચર ઓફ સોલ્વન્ટ। હા, અમારા સોલ્વન્ટ કેસે આપણો દ્રાવક કેવો છે, એ પોલર દ્રાવક છે કે પછી બીજું નોન પોલર, ध्रुवीय है कि अध्रुवीय। बराबर, पोलर मतलब पानी है, NH3 है, HCl है, ये सब पोलर है। तो पोलर सॉल्वेंट में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैसा रहेगा, हायर और लोअर? हायर होगा। और नॉन पोलर सॉल्वेंट है, फॉर एग्जांपल बेंजीन है, CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्कोहल, तो उसमें आयनीकरण डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैसा होगा, कम होगा। ठीक है। देन फैक्टर दूसरा तीसरा है, હા, દ્રાવણની મંદતા, એટલે કે કેટલું મંદ છે દ્રાવણ, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। जितना सॉल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट होगा, जितना सॉल्वेंट ज्यादा होगा, उतना आयन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैसा होगा, જેટલું આયનીકરણ અંશ કેટલું હશે, વધારે થશે। हाँ, उतना ही ज्यादा होगा। हाँ, और जितना डाइल्यूशन कम होगा, उतना डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी कम होगा, वैसे ही। हाँ, और लास्ट में हमने देखा टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर એટલે तापमान, कि टेम्परेचर की क्या इफेक्ट है। टेम्परेचर ज्यादा तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी ज्यादा, अगर टेम्परेचर कम है तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी कम होगा। ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है यूनिट का, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन हमने ये जो पार्ट है उसमें क्या क्या डिस्कस किया अभी तक, वो एक आयनाइजेशन, व्हाट इज आयनाइजेशन, सेकंड व्हाट इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, एंड थर्ड वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारा ये यूनिट का, आयनाइजेशन, एंड सेकंड पार्ट है पीएच।